राघव एक छोले भटूरे का ठेला लगाता था और उसी से अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वो ग्राहकों को छोले भटूरे खिलाने में बिजी था, अचानक स्थानीय थाने के दो सिपाही वहां पहुंच गए और बोले, तुमने सड़क पर कब्जा कर रखा है, तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। राघव ने सफाई दी, लेकिन मैं इस जगह का नियमित किराया देता हूँ। पुलिस वालों ने जवाब दिया, या तो जुर्माना भरो वरना हमारे साथ थाने चलो। थाने का नाम सुनते ही राघव को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसने कहा, मैं जुर्माना नहीं भरूंगा, मुझे थाने ले चलो। दरअसल उसकी पत्नी शालिनी की कुछ दिनों पहले ही उसी थाने में पोस्टिंग हुई थी। राघव ने अपनी पत्नी को छोले भटूरे बेचकर पढ़ाया लिखाया था और इस लायक बनाया था कि वो दरोगा बन सके। उसे विश्वास था कि शालिनी उसकी मदद करेगी और पुलिस वालों से पूछेगी कि आखिर उसने कौन सा नियम तोड़ा है। थाने पहुंचकर राघव को एक बेंच पर बैठा दिया गया। उसी समय दरोगा शालिनी फोन पर किसी को डांट रही थी, मेरे नाम का गलत फायदा मत उठाओ, मैंने मेहनत से ये पोस्ट पाई है, आगे से मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। इसके बाद वो बाहर आई और सिपाही से पूछा, इसे क्यों पकड़ा? सिपाही ने जवाब दिया, मैडम, इसने सड़क पर अवैध कब्जा कर रखा है और जुर्माना देने से मना कर रहा है। राघव आशा भरी नजरों से शालिनी की ओर देख रहा था, लेकिन शालिनी सख्त लहजे में बोली, अगर ये जुर्माना नहीं देता तो इसका ठेला जब्त कर लो और इसे यहां से भगा दो। राघव ये सुनकर हैरान रह गया। जिस ठेले से कमाकर उसने शालिनी को पढ़ाया और दरोगा बनाया, आज वही उसकी रोजी रोटी छीन रही थी। शालिनी ने हवलदार से कहा, इसे यहां से निकालो और इसका ठेला जब्त कर लो। अगर इसे अपना ठेला वापस चाहिए तो कल चालान भरकर ये छुड़वा लेगा। राघव की आंखों में आंसू थे। वो मायूस होकर भारी कदमों से घर चला गया। घर पहुंचकर राघव ने अपनी बुजुर्ग माँ को ये सारी बातें बताई। माँ, शालिनी बिल्कुल बदल गई है, उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया, उसने मेरा ठेला भी जब्त कर लिया, जिस ठेले की कमाई से मैंने उसे दरोगा बनाया था। माँ बोली, बेटा तुम्हें याद है जब शादी के कुछ दिन बाद ही शालिनी ने हमसे कहा था कि उसे पढ़ना है और हमें उसका खर्च उठाना होगा, तब भी उसने हमसे जबरदस्ती की थी और हमने मुश्किल के बावजूद उसे पढ़ाया, लेकिन आज वो हमें भूल गई। राघव की 5 साल की बेटी अपनी दादी के साथ ज्यादा समय बिताती थी, क्योंकि उसकी माँ हमेशा ड्यूटी में व्यस्त रहती थी। वो अपनी माँ से दूर ही रहती थी और अक्सर दादी के साथ खेलती और उन्हीं के साथ सोती थी। शालिनी को एक सरकारी क्वार्टर मिला था, इसलिए वो वहीं रहती थी और घर बहुत कम आती थी। अगले दिन शालिनी इंतजार कर रही थी कि राघव आएगा और अपने ठेले को छुड़ाने के लिए चालान भरेगा, लेकिन राघव नहीं आया। शालिनी गुस्से से सीधा अपने पति राघव के पास पहुंची। वहां उसने देखा कि राघव अपनी मां का सर दबा रहा है और बेटी पास ही बैठी खेल रही है। किसी का ध्यान बच्ची की तरफ नहीं था, लेकिन बच्ची खुश थी और मजे से खेल रही थी। शालिनी ने गुस्से में कहा, तुम यहां आराम से बैठे हो और अपना ठेला तक छुड़ाने नहीं आए। राघव ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी, जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो। शालिनी अपने पति और सास पर गुस्से से बोलती है, तुम लोगों को बच्चा संभालना भी नहीं आता क्या? इस तरह बच्चे संभाले जाते हैं? अगर इसे कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? राघव ने शालिनी की ओर देखा और कहा, तुम ये क्या कह रही हो? बच्चे संभालना नहीं आता? इसे जन्म से लेकर अब तक हम ही ने पाला पोसा है। हमें अच्छे से पता है कि बच्चों की देखभाल कैसे करनी है। तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। राघव की बात सुनकर शालिनी गुस्से से आग बबूला हो गई और बोली, तुम अपना ठेला लेने क्यों नहीं आए? मैंने सारा इंतजाम कर रखा था, पर फिर भी तुम समय पर नहीं पहुंचे। राघव ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम्हें इतनी ही चिंता थी तो उस दिन थाने में कह देती कि मेरा ठेला जब्त न किया जाए। तुम तो दरोगा हो, असलियत पता लगा सकती थी, लेकिन शायद तुम्हें लगा मैं तुम्हारी वर्दी का फायदा उठाना चाहता हूं, जबकि मैंने कोई गलती नहीं की थी। शालिनी चिल्लाने लगी, तुम जैसे दो कौड़ी के लोग क्या जाने कि ड्यूटी कैसे की जाती है। इतना कहकर उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गई।
वहां उसने बेटी के सारे कपड़े और सामान पैक किए और गुस्से से बोली, मुझे तुम जैसे घटिया लोगों के साथ नहीं रहना। मैं कब तक तुम जैसे लोगों की बकवास सुनती रहूंगी। राघव ने शांत लहजे में कहा, तुम्हें जैसा सही लगे तुम वैसा करो। लेकिन उनकी 5 साल की बेटी रोने लगी और दादी की ओर इशारा करते हुए बोली, मुझे मम्मी के साथ नहीं जाना, मैं पापा और दादी के साथ ही रहूंगी। बच्ची की बात सुनकर भी शालिनी नहीं रुकी। उसने बेटी का हाथ खींचा और उसे जबरदस्ती अपने क्वार्टर ले गई। ये बात शालिनी के माता पिता को जब पता चली तो उन्होंने उसे बहुत डांटा। लेकिन शालिनी अपनी वर्दी के नशे में चूर थी। उसने गुस्से में जवाब दिया, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं जो कर रही हूं वही सही है। उसकी बात सुनकर उसके माता पिता बहुत दुखी हो गए। उन्होंने उससे बात करना तक बंद कर दिया। उसके भाई राहुल ने भी उसे समझाने की कोशिश की, पर शालिनी ने उसे झिड़क दिया, तू मुझे मत सिखा, तू पहले अपनी जिंदगी संभाल। धीरे धीरे शालिनी सबसे कटती चली गई। किसी से भी मिलना जुलना और बात करना सब बंद कर दिया। अब उसने अपनी बेटी की देखभाल के लिए एक नौकर रख लिया। एक दिन शाम को नौकर बेटी को घुमाने के लिए पार्क ले गया। वहीं टहलने के लिए राघव की माँ भी आई हुई थी। जैसे ही बच्ची ने अपनी दादी को देखा, वो दौड़ कर आई और उनसे लिपट गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, दादी, मुझे आपके पास रहना है, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना। दादी चौंक गई, क्यों बेटी, क्या हुआ, मम्मी के पास क्यों नहीं जाना? बच्ची ने कांपती आवाज में कहा, मम्मी के घर रोज एक अंकल आते हैं, कभी कभी पूरे दिन रहते हैं और रात को भी वहीं सोते हैं। अगर मैं नहीं सोती तो मम्मी और अंकल मुझे मारते हैं, इसलिए मैं सोने का नाटक करती हूँ। दादी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गंभीर आवाज में पूछा, कौन है वो अंकल बेटी? बच्ची बोली, पता नहीं, पर मम्मी उन्हें बहुत पसंद करती हैं। वो घंटों कमरे में बैठकर बातें करते हैं और हंसते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है दादी, मैं मम्मी के पास नहीं रहना चाहती। इतने में नौकर बच्ची को ढूंढता हुआ वहां आ गया। उसने देखा बच्ची अपनी दादी से लिपटी हुई है। वो जल्दी से आया और बेटी का हाथ खींचते हुए बोला, बेटी जल्दी चलो, बहुत देर हो गई है, मैडम नाराज हो जाएंगी। बच्ची रोने लगी, नहीं, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना, मुझे पापा और दादी के साथ रहना है। दादी का मन तो कर रहा था कि वो बच्ची को अपने साथ घर ले जाए, पर वो मजबूर थी। नौकर ने पहले ही कह दिया था कि मैडम ने साफ कहा है कि बच्ची ससुराल वालों के साथ नहीं जानी चाहिए। दादी ने बच्ची को प्यार से समझाया, बेटा, अभी तुम्हें मम्मी के पास ही रहना पड़ेगा, लेकिन हम जल्द ही आएंगे और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। बच्ची चुप हो गई, पर उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। दादी ने बच्ची के सिर पर हाथ फेरा और उसे नौकर के साथ भेज दिया और खुद भारी मन से घर लौट आई। दादी के मन में बार बार एक ही बात घूम रही थी जो पोती ने उन्हें पार्क में बताई थी। उनका दिल बहुत बेचैन हो रहा था कि कहीं बहू राघव को धोखा तो नहीं दे रही। वो अपने बेटे को ये सब बताना नहीं चाहती थी, लेकिन दिल पर बोझ इतना ज्यादा था कि आखिर उन्हें सब कुछ बताना ही पड़ा। दादी ने राघव को सारी बात बता दी। उन्होंने कहा, आज पार्क में पोती से मुलाकात हुई थी। उसने बताया कि घर पर कोई अजनबी अंकल आता है जो उसे डांटता है, मारता है। राघव ये सब सुनकर चौंक गया। उसने तय किया कि अब सब कुछ अपनी आंखों से खुद देखेगा। एक दिन रविवार की सुबह राघव अपनी माँ के साथ बिना शालिनी को बताए उसके सरकारी क्वार्टर पहुंच गया, जहां उसकी पत्नी शालिनी रह रही थी। राघव ने दरवाजे की घंटी बजाई। अंदर से शालिनी आधी नींद में बाहर आई और जैसे ही राघव और उसकी माँ को देखा, वो घबरा गई और गुस्से में बोली, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? राघव की माँ बोली, हम बच्ची से मिलने आए हैं, इसमें गलत क्या है? शालिनी चुप हो गई। राघव बिना कुछ बोले कमरे के अंदर चला गया। अंदर का नजारा देख उसके तन बदन में आग लग गई। कमरे में बेड पर एक जवान आदमी लेटा हुआ था और उसकी बेटी बगल में बेसुध सो रही थी। ये देखकर राघव का खून खौल गया। उसने शालिनी को गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ पड़ते ही वो आदमी उठकर बैठ गया और गरजते हुए बोला, कौन है ये बदतमीज और तुम पर हाथ क्यों उठा रहा है? शालिनी उस आदमी की ओर देखकर कहती है,
यही है मेरा जाहिल नकारा पति। ये सुनते ही राघव का शरीर गुस्से से कांपने लगा, लेकिन उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा धैर्य रखो। राघव ने अपनी बेटी को गोद में उठाया और कहा, तो तुम इसी वजह से यहां रह रही हो? ये आदमी कौन है? असल में वो आदमी कोई और नहीं बल्कि शालिनी का सीनियर विवेक था, जिससे उसके नाजायज संबंध ट्रेनिंग के समय से ही थे। अब जब सब कुछ खुल ही चुका था तो शालिनी ने दो टूक कह दिया, अच्छा हुआ जो तुमने खुद आकर सब कुछ देख लिया। अब मैं तुम जैसे जाहिल आदमी के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। राघव और उसकी माँ वहां से बाहर जाने लगे। तभी शालिनी ने पीछे से आवाज दी, जाते जाते एक काम और कर दो। तलाक के पेपर मैंने पहले ही तैयार कर रखे हैं, इन पर साइन कर दो। राघव ने कुछ नहीं कहा, पेपर्स लिए और उन पर साइन किया और वहां से चला गया। अब राघव अपने कमरे में बैठा था। उसकी माँ भी पास ही बैठी थी और सोच रही थी कि राघव की जिंदगी को वापस पटरी पर कैसे लाया जाए। तभी राघव की माँ एक पुराना सूटकेस खोलती है और उसमें कुछ ढूंढने लगती है। अचानक उन्हें एक कागज मिला। ये उनकी पुश्तैनी जमीन के कागजात थे। माँ ने राघव को वो कागज दिखाते हुए कहा, बेटा देखो ये क्या है। राघव ने ध्यान से पढ़ा तो उसे पता चला कि वो पुश्तैनी जमीन के कागज हैं जो करोड़ों की थी। इसके बाद राघव ने वो जमीन बेच दी और उसे करोड़ों रुपए मिले। अब उसके पास पैसे आ गए थे। उन्होंने एक पॉश इलाके में बड़ा सा घर खरीदा। राघव पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए उसने खुद अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। अब उसने फैसला किया कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगा और अच्छा मुकाम हासिल करेगा। इसके बाद राघव ने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। उधर राघव की मां ने छोटी सी टिफिन सर्विस शुरू कर दी। शालिनी का जो नौकर था वो भी राघव की मां की मदद करने आ जाता था। धीरे धीरे सब मिलकर मेहनत करने लगे और उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा। इसके बाद पैसे आने लगे और राघव को पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। कुछ समय बाद राघव का डीएम पद पर चयन हो गया। डीएम बनने के बाद राघव की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। लोग उसे छोले भटूरे वाला डीएम कहकर बुलाने लगे। उसका इंटरव्यू लेने के लिए लोग उसके घर आने लगे। राघव ने अपनी पोस्टिंग जानबूझकर उसी जिले में करवाई जहां उसकी पूर्व पत्नी शालिनी पोस्टेड थी। शालिनी के अपने सीनियर विवेक के साथ अवैध संबंध थे। विवेक ने एक बार शालिनी को एक बिजनेसमैन से घूस लेते कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था और जब जब शालिनी थोड़ा भी विरोध करने की कोशिश करती, वो वीडियो दिखाकर उसे धमकाता और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता। शालिनी को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि राघव से तो उसने पहले ही रिश्ता खत्म कर लिया था। वक्त बीतता गया और शालिनी अंदर से टूटने लगी। वो जानती थी कि विवेक पहले से शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है, लेकिन वो फिर भी उसकी बातों में फंस गई। एक दिन शालिनी ने उससे पूछ ही लिया, क्या तुम मुझे कभी अपनाओगे भी? विवेक ने उसे धमकाते हुए कहा, अगर दोबारा ऐसी बात की तो तुम्हारा वीडियो डीजी ऑफिस तक भेज दूंगा, फिर नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। इस धमकी के बाद शालिनी पूरी तरह चुप हो गई। उसने खाना पीना लगभग छोड़ दिया और कपड़े पहनने का भी ध्यान नहीं रखती। उसके बाल बिखरे रहते। मोबाइल रखने से विवेक ने उसे सख्ती से मना कर दिया था। धीरे धीरे वो सिर्फ एक शरीर बनकर रह गई जो ऑफिस आता, साइलेंट रहता और फिर अपने कमरे में लौट जाता। कुछ दिनों बाद जिले के नए डीएम साहब के स्वागत के लिए एक पार्टी रखी गई। वहां सीनियर स्टाफ के साथ शालिनी को भी बुलाया गया था। वो बेमन से तैयार होकर वहां पहुंची। माहौल खुशनुमा था, पर शालिनी खामोश थी। उसे स्टेज पर दो शब्द कहने के लिए बुलाया गया। वो धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ी। उसकी चाल में कोई आत्मविश्वास नहीं था। जैसे उसने सीढ़ी पर पैर रखा तो उसे चक्कर आने लगे और वो अचानक बेहोश होकर नीचे गिर गई। वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वहां मौजूद राघव, जो डीएम थे, उन्होंने देखा कि वही शालिनी जो कभी घमंड में चूर रहती थी, आज बिल्कुल कमजोर और लाचार है। डॉक्टर ने बताया कि ये सब कमजोरी और मानसिक तनाव का नतीजा है। शालिनी ठीक से खा पी नहीं रही थी और लंबे समय से डिप्रेशन में थी।
राघव ये सुनकर हैरान रह गया। एक दरोगा जिसकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो हर हाल में मजबूती से खड़ा रहे, उसकी हालत आज इतनी खराब कैसे हो सकती है। कुछ हफ्तों बाद शालिनी सोचने लगी कि वो राघव से मिलेगी और सब कुछ सच सच बता देगी। एक दिन जब शालिनी मार्केट जा रही थी, तभी अचानक उसकी मुलाकात अपनी सास से हो गई। शालिनी एकदम से उनके सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, माँ जी, आप कैसी हैं? सास ने चश्मा नहीं पहना था, वो शालिनी को पहचान नहीं पाई और बोली, तुम कौन हो और मुझे माँ जी क्यों बोल रही हो? तब शालिनी ने कहा, माँ जी, मैं शालिनी हूँ, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? सास ने उसे गौर से देखा, लेकिन शालिनी की हालत अब इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे पहचानना मुश्किल था। वो सख्त लहजे में बोली, तू वही है ना जिसने मेरे बेटे को ठुकराया था? अब तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। राघव की माँ का टिफिन का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और वो थोक मार्केट में सब्जियां खरीदने आई थी। उन्होंने शालिनी को पहचानने के बाद भी अनदेखा कर दिया और कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। शालिनी हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गई। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। प्लीज राघव से कहिए मुझे एक मौका और दे दे। सास ने सख्त आवाज में कहा, बेटी, जो बोया है वही काटना पड़ेगा। तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें भुगतनी ही होगी। इतना कहकर वो दूर हट गई और अपने सामान की तरफ बढ़ गई। कुछ दिन बाद शालिनी अंदर ही अंदर टूटने लगी। एक दिन वो विवेक के पास गई जिसके जाल में वो फंसी हुई थी और बोली, चाहे तुम वो वीडियो सबको दिखा दो या मेरी जान ही क्यों ना ले लो, अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। इतना कहकर वो वहां से चली गई और सीधा राघव के घर पहुंची। दरवाजा खटखटाया। राघव ने दरवाजा खोला और देखा शालिनी बेहद बुरी हालत में गंदे कपड़ों में गोद में एक बच्ची लिए खड़ी है। राघव ने सख्ती से पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहती हो? शालिनी रोते हुए बोली, राघव, मैं तुम्हारी पत्नी हूं और ये तुम्हारी बेटी। राघव ने सख्त लहजे में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही तलाक दे दिया था और ये बच्ची अब मेरे पास रहेगी। मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आज के बाद तुम यहाँ आई तो तुमसे सख्ती से पेश आऊंगा। इतना कहकर राघव ने दरवाजा जोर से बंद कर लिया। शालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रोने लगी। घर के अंदर राघव की माँ ये सब सुन रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो ये सब बातें पहले से ही जानती थी कि शालिनी ने राघव के साथ क्या किया था। शालिनी भारी कदमों से बाहर जाने लगी। तभी उसे पता चला कि जिस वीडियो को लेकर वो डरती थी, वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसकी वजह से उसकी नौकरी चली गई। अब वो बुरी तरह टूट गई थी और उसने अपने भाई राहुल को फोन किया, लेकिन राहुल ने साफ कह दिया, मेरे माँ बाप की मौत की जिम्मेदार तुम हो। अब तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। भाई से कोई मदद नहीं मिली। जिस आदमी के साथ उसका अफेयर था, उसने उसके साथ मनमानी की, फिर वीडियो वायरल करके उसे छोड़ दिया। अब शालिनी के पास न नौकरी थी, न इज्जत, न परिवार। वो गली गली भटकने लगी जैसे पागल हो। कुछ दिनों में उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि एक दिन फुटपाथ पर ही उसकी मौत हो गई। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि गलत फैसले और गलत रिश्ते हमारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अगर शालिनी ने वक्त रहते सही फैसला लिया होता तो उसका जीवन कुछ और होता। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।